लोग, मेरा नाम शबनम है, वंदन एजुकेशन में फिर से आपका स्वागत है। बताइए आप लोग कैसे हैं, आपकी पढ़ाई कैसे चल रही है। गर्मी का सीजन है, गर्मी बहुत ज्यादा हो रखी है, अपना ख्याल रखिएगा और लिक्विड ज्यादा लेना है, क्योंकि गर्मी के सीजन में ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। हमारे अंदर सॉलिड फूड है ना, डाइजेस्टेबल ज्यादा नहीं हो पाता, इसलिए हमें लिक्विड की, अगर लिक्विड हम लोग ज्यादा लेंगे तो हमारे लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। तो इसलिए अब कल हमने जो चैप्टर करा था, चैप्टर, हाँ हमने जो कल चैप्टर करा था, कल हमारा कौन सा चैप्टर चल रहा था बताइए, वो हमारा कंप्लीट हो गया। आई थिंक सब्जेक्ट वो एग्रीमेंट चल रहा था, तो जितना मैंने उसमें आपको लर्न करने के लिए दिया था वो सब आपने लर्न कर लिया है ना। अगर लर्न कर लिया है तो अच्छी बात है, और उसके नोट्स भी बनाए हैं वो भी बहुत अच्छी बात है, क्योंकि वही आपके काम आएंगे। अदरवाइज और कुछ काम ही नहीं आएगा, क्योंकि प्रैक्टिस के दौरान आपको वो नोट्स है ना पर डे रिवीजन करनी पड़ेगी। समझ रहे हैं। चलिए आज हम चलते हैं, एक नया चैप्टर करेंगे, मैं बता रही हूँ। देखिए जैसे ये वंदन एजुकेशन है, वंदन एजुकेशन का टैगलाइन क्या है आप देख रहे होंगे, हमारा अभियान आपकी उड़ान, मतलब हमारा जो इनिशिएटिव है उसमें आपका, आपकी उड़ान है। उड़ान इन द सेंस कहने का मतलब है कि आपको अच्छे से स्किल करना है हम लोगों को। जो आजकल की जो हमारी मतलब एजुकेशन सिस्टम में जो लैकिंग हो रही है ना, कहाँ कहाँ जो लैकिंग हो रही है उसको हमको फुलफिल करना है। तो चलिए आज हम करेंगे कंडीशनल सेंटेंस। कल हमने क्या करा था, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, उसके साथ पहले एग्रीमेंट हो चुका था। अब एग्रीमेंट के बाद क्या हो रहा है, अब उसमें एग्रीमेंट तो हुआ ही था, अब उसके बोल रहा है कंडीशनल सेंटेंस आ गए यहाँ पर। अब कंडीशनल सेंटेंस आ गए ना, तो चलिए कंडीशनल सेंटेंस में हम देखते हैं क्या होगा इसके अंदर। अब ये उस क्लास स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा ये जान लेते हैं क्या लिखी हुई है। ऑलवेज बी पंक्चुअल इन ऑल योर वर्क, वो बोल रहा है कि ऑलवेज बी पंक्चुअल इन योर वर्क में, हमेशा ना पंक्चुअल रहे अपने वर्क में। और उसके बाद बोल रहा है अपॉर्चुनिटीज डू नॉट बॉदर टू रीच यू अगेन, है ना। तो बोल रहा है कि अपने काम के प्रति है ना हमेशा हमें पंक्चुअल रहना चाहिए। जैसे मैंने आपको बताया था, क्या बताया था, अपना बैकलॉग इकट्ठा नहीं करना है। समझ रहे हैं, बैकलॉग बिल्कुल भी इकट्ठा नहीं करना है। और अपॉर्चुनिटी डू नॉट बॉदर टू रीच यू अगेन, फिर है ना, अगर आप भी पंक्चुअल नहीं रहेंगे तो जो भी अपॉर्चुनिटी आएगी तो उसको आप ग्रैप नहीं कर पाएंगे। समझ रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपने इसी ईयर एग्जाम दिया, एग्जाम में आपने अच्छा परफॉर्मेंस किया तो आपका प्रमोशन हो गया नेक्स्ट क्लास में। इनकेस अगर आप नहीं कर पाते हैं तो आपका डिग्रेडेशन हो जाएगा। समझ रहे हैं। चलिए अब हम चलते हैं, थोड़ा आज कैसी स्लाइड्स लग रही है, थोड़ा इनोवेशन हुआ है, हम लोग थोड़ा इनोवेशन कर रहे हैं, समझे। चलिए तो क्या है टॉपिक पहले ही बता दिया हमने, कंडीशनल सेंटेंस। अब उसके नाम से ही पता चल रहा होगा कंडीशनल सेंटेंस, कंडीशनल सेंटेंस नाम से पता चल रहा है ना आपको। कंडीशन, कंडीशन लगा हुआ है, और सेंटेंस, जिस सेंटेंस में कंडीशन लगा रहता है उसको कंडीशनल सेंटेंस बोलते हैं। चलिए अब देखते हैं कैसे एक कार्य का होना दूसरे कार्य के होने पर निर्भर करता है। अब जैसे मैंने आपको बताया था उस पर कंडीशन लगी होगी, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने प्रीवियस क्लासेस में आपको बताया था, अगर मुझे भूख लगेगी तभी तो मैं खाना खाऊंगा ना, भूख लगेगी तो भी वो खाना खाएगा, तो एक तरीके से एक कंडीशन ही हो गई ना, जब भूख लगेगी तो खाना ही खाएगा वो। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। चलिए अब दूसरा बता दें। अब देखिए आप सफल होंगे बशर्ते आपको मेहनत करें। अब जैसे जब तक आप मेहनत नहीं करेंगे तो आप क्या है उसमें सफलता नहीं प्राप्त कर पाएंगे। जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया था, आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा, हार्ड वर्क करेंगे तभी जाके आप एग्जाम अपना क्रैक कर पाएंगे। तो उसके लिए क्या करना, क्रैक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा। समझ गए। भूख लगी है तो भूख को मिटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, खाना खाना पड़ेगा ना। प्यास लगी है तो प्यास को बुझाने के लिए क्या करना पड़ेगा, पानी पीना पड़ेगा। समझ गए। तो ये सारी चीजें होती है, क्या है, सारा कंडीशनल सेंटेंस होते हैं। चलिए अब क्या बोल रहा है ये, यू विल सक्सीड प्रोवाइडेड यू वर्क हार्ड। अभी बोल रहा है आपको सफलता तभी मिलेगी जब आप वर्क हार्ड करेंगे, तभी आपको सफलता मिलेगा। ठीक है, बशर्ते, यू विल सक्सीड, सफल होंगे, आप सफल होंगे बशर्ते, शर्ते के लिए बोला प्रोवाइडेड यू वर्क हार्ड। ठीक है, तो यहाँ पर प्रोवाइडेड लगा है बशर्ते के लिए। समझ गए। ऐसे आपको 3-4 सेंटेंस फ्रेम करने हैं और फ्रेम करके मुझे टैग करने हैं। समझ गए। चलिए अब देखें, बोल रहा है ऊपर दिए वाक्य में सफल होना मेहनत पर निर्भर करता है। ऑलरेडी आई टेल्ड यू और आई टोल्ड यू, है ना। चलिए अब बोल रहा है कंडीशन सेंटेंस में नीचे दिए कुछ शर्त सूचक हैं। अब देखिए कौन कौन से शर्त सूचक है। जैसे बोल रहा है अगर तो, बशर्ते, बशर्ते आ गया ना, प्रोवाइडेड, अगर कहा जाएगा इफ यू विल कम हियर आई विल बीट यू कह रहा अगर आप यहाँ पर आओगे तो मैं आपको पीट दूंगा। ठीक है, तो यही बोल रहा है।
अब देखिए प्रोवाइडेड, प्रोवाइडेड का ऊपर ऑलरेडी एग्जाम्पल दे चुकी हूँ। अब तीसरे में वो क्या बोल रहा है, जैसे ही वैसे ही, एज सुन एज पॉसिबल, सॉरी एज सुन एज, मतलब जैसे ही, कहता है एज सुन एज कम हियर। आप बोला जैसे ही आप, एज सुन एज ही कम, प्लीज कम हियर, जैसे ही वो आता है आप यहाँ पर आइए। हम बोलते हैं ना जैसे ही आपकी मम्मी आ जाए तो आप यहाँ पर आ जाना, आपको जैसे ही आपका होमवर्क कंप्लीट हो जाता है तो आप खेलने चले जाना। बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हैं, जैसे आपको जैसे आप अपना खाना फिनिश करके आप क्या घूमने जा सकते हैं, है ना। चलिए, नो सुनर और देन, याद आ रहा है कुछ इससे, नो सुनर और देन से क्या याद आ रहा है, क्योंकि ये मैं पहले करवा चुकी हूँ, दोबारा नहीं बताऊंगी क्योंकि मैं आपको सब करवा चुकी हूँ। तो ये नो सुनर और देन आ गया। इन केस तुम फेल हो गए तो यू विल बिटन बाय योर फादर, समझ गए। चलिए, अब बोला जब और तब। जब का बोल रहा है वैन, जब और तब, जब मतलब होता है वैन, तब मतलब ठीक है जब तक, अनलेस तब तक, अनटिल जब तक जान रहेगी हम जीवित रहेंगे जब तक सांस चलेगी हम जीवित रहेंगे, ठीक है। सांस के द्वारा ही तो हम जीवित है ना, ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो हम क्या हो, हम मर जाएंगे। पानी के बिना तो इंसान रह सकता है, ऑक्सीजन के बिना नहीं रह सकता है, समझ गए। जैसे शाहरुख खान की मूवी आई थी ना, कौन सी मूवी थी शाहरुख खान की, जल्दी से बताइए मुझे। मैं हूं ना में बोलता है ना, मैं हूं ना, तो जब तक मैं हूं तब तक आपको कुछ नहीं होगा, समझ गए। सेंटेंस बनाइए और मुझे टैग करिए। चलिए अब आगे चलते हैं, हमें आगे ही चलना और पीछे जाना नहीं। हमें पीछे का मतलब बैकलॉग इकट्ठा नहीं करना है, समझे। इसलिए हमें आगे हमेशा फॉरवर्ड होना है और जो भी हमारा पढ़ रहे हैं उसको रिवीजन करेंगे। रिवीजन इज द की ऑफ द सक्सेस, समझ गए। चलिए, कंडीशनल सेंटेंस के दो भाग होते हैं, क्या, इफ क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लोज। अब देखिए सबऑर्डिनेट से कुछ याद आ रहा है, जल्दी बताइए मुझे, कुछ याद आ रहा है सबऑर्डिनेट से, जल्दी बताया, मैंने करवाया था आपको, ये चीटिंग नहीं, मुझे आंसर चाहिए। इफ क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज। अब बोल रहा है मेन क्लॉज और प्रिंसिपल क्लॉज। अब मुझे बताइए, मैंने आपको पढ़ाया है, कंडीशनल सेंटेंस के दो भाग होते हैं। दो भाग कौन से, इफ क्लॉज का, सबऑर्डिनेट क्लॉज। मेन क्लॉज और प्रिंसिपल क्लॉज, ये दो भाग है उसके। चलिए, अब बोलना है कंडीशनल सेंटेंस मुख्यतः तीन प्रकार के होते हैं। इसके भाग तो दो होते हैं, दो टाइप के होते हैं। सच आपको रिमेंबर करने की जरूरत नहीं है, मैंने आपको बता दिया है बस। आपके एग्जाम में ऐसा कुछ नहीं आएगा, जो आएगा वो सेंटेंस से आपको इजिली एक्सेसिबल रहेगा, आप उसे पहचान पाएंगे कि कहाँ क्या मिस्टेक्स हो रही है, ठीक है, गॉट इट। चलिए अब हम नेक्स्ट करते हैं। बोल रहा है इफ क्लॉज से स्टार्ट हो रहा है, ये तीन प्रकार के होते हैं, कौन से। चलिए, कंडीशनल सेंटेंस मुख्यतः तीन प्रकार के होते हैं, कौन से, इफ क्लॉज इन प्रेजेंट टेंस में टाइप 1, ये इफ क्लॉज इन पास्ट टेंस में टाइप 2, समझ गए। इफ क्लॉज इन द पास्ट परफेक्ट टेंस टाइप 3। अदर टाइप ऑफ कंडीशनल सेंटेंस ऑफ द यूनिवर्सल ट्रूथ। अब उसने बोला ना तीन प्रकार के होते हैं, ऊपर वाले से नहीं है, मैं ये बता रही हूँ तीन प्रकार के होते हैं। कौन से तीन प्रकार के होते हैं, अगर इफ क्लॉज प्रेजेंट टेंस में आया, प्रेजेंट के बाद कौन सा आता है, पास्ट टेंस आता है, प्रेजेंट के बाद पास्ट, पास्ट के बाद बताइए, फिर उसके बाद गुड, प्रेजेंट के बाद पास्ट, पास्ट के बाद पास्ट परफेक्ट टेंस, ठीक है। पास्ट परफेक्ट टेंस के बाद क्या आएगा, परफेक्ट लाइन चलती ना, प्रेजेंट आया, पास्ट आया, फिर फ्यूचर आया, फिर उसमें पांच रो थे, इसमें पांच रो थे, इसमें याद है ना सब। चलिए, अदर टाइप ऑफ कंडीशनल सेंटेंस ऑफ द यूनिवर्सिटी ट्रूथ टाइप, समझ गए। कंडीशनल सेंटेंस ऑफ यूनिवर्सिटी ट्रूथ, यूनिवर्सल ट्रूथ का मैंने एग्जांपल आपको काफी बार दिया था। अब मुझे एग्जांपल बताइए, आप वहीं से बताइए, चैट बॉक्स में पिन करिए या लिखिए उसको, मुझे जल्दी बताइए, मुझे आंसर्स चाहिए बस, क्योंकि मैं ऑलरेडी आपको सब कुछ पढ़ा चुकी है। हमारा लास्ट मतलब ये हमारा, अब हम लास्ट पे हैं, लास्ट पे हम लोग। इसके बाद मेरे ख्याल से 2-3 चैप्टर और बचेंगे, बस आपका ग्रामर सेक्शन खत्म हो जाएगा। उसके बाद मैं आपका टेक्स्ट बुक स्टार्ट करवा दूंगी, फिर लेटर, ऐसे राइटिंग, सब स्टार्ट करवा दूंगी मैं। चलिए, जो जो मैं पूछूंगी वो आप बताते रहिएगा, इससे क्या होगा, इससे आपकी रिवीजन भी हो जाएगी। चलिए, इफ क्लॉज इन प्रेजेंट टेंस। अब बोल रहा, हमने क्या पढ़ा था पीछे, प्रेजेंट पढ़ा, पास्ट परफेक्ट पढ़ा, फिर यूनिवर्सल ट्रूथ पढ़ा, ये पढ़े ना हमने। चलिए, अब हम उसका पहला सेंटेंस में क्या आ रहा है, इफ क्लॉज इन प्रेजेंट टेंस,
अब इफ क्लॉज आया प्रेजेंट टेंस में। अब देखिए, अब प्रेजेंट इफ के बाद आया था क्या था, सबऑर्डिनेट भी आया था ना। अब देखिए, अब जनरल स्ट्रक्चर क्या है इसका, जनरल स्ट्रक्चर में बोलना इफ आएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट की बताइए, प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या क्या आएगा, याद है ना टेंस, इसलिए मैंने टेंस आपको पहले करवा दिए थे। प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या आएगा, फिर फ्यूचर इंडेफिनिट में एक था सिंपल प्रेजेंट टेंस और सिंपल फ्यूचर टेंस, फिर था प्रेजेंट इंडेफिनिट, फिर फ्यूचर इंडेफिनिट। समझ गए? चलिए, अब ऐसे कंडीशनल सेंटेंस में इफ क्लॉज प्रेजेंट इंडेफिनिट में होता है, और इफ क्लॉज प्रेजेंट इंडेफिनिट में होता है, और मेन क्लॉज फ्यूचर इंडेफिनिट में होता है। देखिए, इफ क्लॉज जो आएगा वो हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट में होगा इफ, और मेन जो आएगा हमारा फ्यूचर पे आएगा। कैसे, चलिए जानते हैं। अगर मैं दिल्ली आऊंगा तो आपसे मिलूंगा, बोल रहा ना, यहाँ पर कंडीशन लग गई ना। क्या कंडीशन लगी? अब देखिए, पहला हमारा प्रेजेंट में बनेगा इफ क्लॉज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब देखिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट बोल रहा है। अब यहाँ पर आप मिस्टेक्स आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं? जल्दी बताइए मुझे, मिस्टेक्स आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं? बताइए। अब भी जस्ट देखिए, मैंने टेंस करवा रखे हैं, मैं आपसे एक एक से आंसर चाहिए मुझे, जल्दी बताइए मुझे क्या आएगा। देखिए, बेसिकली इसमें बोलेंगे इफ के साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट आएगा, तो आप यहाँ पर मिस्टेक्स पहचान पा रहे हैं? क्या मिस्टेक है? जिसने पहचानी है वो अच्छी बात है, जिसने नहीं पहचानी है जाइए और जाके रिवीजन कीजिए, रिवीजन। ठीक है, और फिर उसके बाद ये पूरा सेंटेंस फ्यूचर में ही रहेगा। ठीक है, उसके बाद बोला ना उसने, मेन क्लॉज फ्यूचर इंडेफिनिट में रहेगा। समझ गए? चलिए, अब बोल रहा इफ आई कम टू दिल्ली, सिंपल प्रेजेंट इंडेफिनिट है। अगर मैं दिल्ली आता हूं, विल मीट यू, मैं आपसे मिलूंगा। चलिए, अब दूसरे सेंटेंस दे रही, जल्दी से बनाइए और बना के मुझे बताइए। सॉरी, मैं मैं सेंटेंस रॉन्ग लिखूंगी, उसका आंसर आप लोगों को पहचाना कहाँ गलती करी है, और गलती करने के बाद आपको वो सेंटेंस लिखना है। ठीक है, इफ दे, अब देखिए इसमें क्या बोल रहा है, मैंने क्या सेंटेंस बनाया है। इफ दे डिड दिस वर्क आई विल टेक टॉक देम। एक मिनट, चलिए कम ऑन, राइट द सेंटेंस। मैं आपको 1 मिनट का टाइम देती हूँ, जल्दी जल्दी बनाइए। 2 4 सेंटेंस में लिख दे रही हूँ, उसके बाद आपको ये बनाने हैं। डू फास्ट। बनाइए जल्दी से, 2 सेंटेंस दे दिए, जल्दी से बनाइए। जिसने बना लिया ठीक है, जिसने नहीं बनाया देखिए मिस्टेक्स कहाँ है।
डू आएगा, सॉरी मैं भूल गई, मिस्टेक्स, डू लगाना तो भूल गई मैं। डू ऐड कर लीजिए यहाँ पर, ठीक है। चलिए किसने किसका सेंटेंस ठीक है, जिसका सेंटेंस ठीक है ठीक है, और जिसका सेंटेंस ठीक नहीं है देख लीजिए उसने कहाँ मिस्टेक्स करी है। नेक्स्ट, देख लीजिए, सही है। चलिए मैं रब कर रही हूं, अब हम रब कर रही हूं। अब नेक्स्ट पे क्या आया, अब नेक्स्ट हमें देखना है नेक्स्ट क्या है हमारा। नेक्स्ट ये है, अगर दो कार्य भविष्य में एक के बाद एक हो, दो कार्य भविष्य में एक के बाद एक हो, तो दूसरा कार्य का होना पहले कार्य के होने पर निर्भर करता है। निर्भर का पहला कार्य प्रेजेंट इंडेफिनिट में, दूसरा कार्य फ्यूचर इंडेफिनिट में। अब बताइए इस चीज से आपको क्या याद आ रहा है, जल्दी बताइए, मैंने करवा चुकी हूँ ना आपको। हाँ अभी स्टार्टिंग में भी मैंने आपको बताया था, तो बस याद कीजिए, क्या याद आ रहा है ना, सब कुछ रिलेट कर पा रहे हैं, सारा चीजें जो मैंने आपको पढ़ाई है सारी चीजें रिलेट हो रही है ना आपसे। बस मुझे यही चाहिए, आप चीजों को रिलेट कर पा रहे हैं तो, क्योंकि अगर आप चीजों को रिलेट कर पा रहे हैं तो आपके लिए यही काफी अच्छा है। अब देखिए, शी विल कम टू मीट यू, शी विल कम टू मीट यू, पहचानते रहिए मिस्टेक्स, ठीक है। शी विल कम टू मीट यू एज सुन एज यू विल रीच दिल्ली। अब बताइए यहाँ पर मिस्टेक्स कहाँ है, जल्दी से आइडेंटिफाई करिए मिस्टेक्स कहाँ है। अब देखिए मिस्टेक्स कहाँ है, इस वाले पार्ट में मिस्टेक्स नहीं है, क्यों, क्योंकि यहाँ से सेंटेंस हमारा इफ से स्टार्ट नहीं हुआ है, हमारा सेंटेंस इफ से स्टार्ट नहीं हुआ है, हमारा सेंटेंस के बीच में क्या आया है, एज सुन एज के बाद क्या आएगा, यू रीच दिल्ली, यहाँ पर इसने विल लगाया है, समझ रहे हैं, तो क्या आएगा, शी विल कम टू मीट यू, वो तुमसे मिलेगी, एज सुन एज, जैसे ही वो दिल्ली पहुंचेगी वैसे ही वो तुमसे मिलेगी, बोला ना। भविष्य में एक के बाद एक, भविष्य में एक के बाद एक हो, ये दूसरे कार्य का होना पहले कार्य पे होने पर निर्भर करता है, तो दूसरे कार्य का होना, जैसे ही वो दिल्ली आएगी तभी तो वो मिलेगी ना, तो ये बोल रहा है दूसरा कार्य, तो हमारा जो जब वो मिलेगी तो मिलना होगा ना, उसका मिलना होगा, पहला प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, दूसरा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में होगा, समझ रहे हैं। तो हमारा पहला कार्य क्या, दूसरा कार्य कौन सा है, जैसे ही वो दिल्ली में आएगी तभी वो आपसे मिलेगी, समझ रहे हैं। तो हमारा ये प्रेजेंट इंडेफिनिट था ये वाला हुआ, फ्यूचर वाला हमारा ये वाला हुआ, समझ पा रहे हैं, आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं कहाँ मिस्टेक्स है। चलिए अभी बोल रहा है इफ द गवर्नमेंट विल बिकम स्ट्रिक्ट। अब देखिए क्वेश्चन इफ से स्टार्ट हुआ है, इफ द गवर्नमेंट विल बिकम स्ट्रिक्ट करप्शन विल श्योरली फिनिश। अब वो बोल रहा है अगर गवर्नमेंट स्ट्रिक्ट हो जाएगी तो करप्शन है ना खत्म हो जाएगा। अब बताइए क्या मिस्टेक्स है इसके अंदर, जल्दी जल्दी फाइंड आउट कीजिए। गुड, जिसने फाउंड आउट कर लिया वो वेल गुड है, जिसने नहीं करा दोबारा से उसको पढ़िए। अब देखिए इफ से स्टार्ट हुआ तो पहला वाला सेंटर हमारा प्रेजेंट में रहेगा, प्रेजेंट में रहेगा, इफ द गवर्नमेंट बिकम्स स्ट्रिक्ट, यहाँ था बिकम, यहाँ पर गवर्नमेंट के बारे में बिकम स्ट्रिक्ट, मतलब अगर गवर्नमेंट स्ट्रिक्ट होती है तो करप्शन विल श्योरली फिनिश, दूसरा वाला हमारा फ्यूचर में होगा, तो हमारा ये सही है। अब रूल नंबर थर्ड, मतलब सेंटेंस थर्ड, थोड़ी रूल नहीं, सेंटेंस थर्ड हो गया, आई विल हेल्प हिम, आई विल हेल्प हिम प्रोवाइडेड, आई विल हेल्प हिम प्रोवाइडेड, प्रोवाइडेड का मतलब बशर्ते, ही विल मेंड हिज वेज, है ना, मेंड हिज वेज। अब देखिए क्या मिस्टेक्स है इसमें, देखिए अब इसमें बशर्ते लगाया है, बशर्ते लगाया ना, पहला वाला सेंटेंस याद कीजिए, तो यहाँ पर पहला वाला सेंटेंस जो होगा हमारा फ्यूचर में होगा, आई विल हेल्प हिम, बशर्ते मैं उसकी हेल्प तब करूंगी, ही मेंड्स हिज वे, अगर वो अपने
अपने वेज में बदलाव करता है तब मैं उसकी मदद करूंगा। वेज कुछ भी हो सकता है, मतलब कहीं कुछ भी हो सकता है, हमें नहीं मालूम, बस एक सेंटेंस लिखा हुआ वो मैंने आपको बता दिया है। इसके अलावा आप बहुत सारे सेंटेंस अपने बिहाफ पे भी फ्रेम कर सकते हैं। नेक्स्ट पे क्या है, नेक्स्ट सेंटेंस बोलना है अनलेस। अनलेस आ गया अब, अनलेस ही विल नॉट टेक केयर ऑफ हिज हेल्थ। अगर जब तक वो अपनी हेल्थ की केयर नहीं करेगा, ही विल नॉट रिकवर, वो रिकवर नहीं होगा। अब देखिए फिर यहाँ पर किससे आया था, प्रोवाइडेड, ठीक है। यहाँ पर अब अनलेस आ गया, अनलेस ही टेक्स केयर ऑफ हिज हेल्थ, प्रेजेंट में होगा, ठीक है। जब तक वो अपनी हेल्थ की ख्याल नहीं रखेगा तो वो रिकवर नहीं होगा, नहीं होगा, समझ रहे हैं। नेक्स्ट पे क्या बोला है, देयर विल बी रश एट द प्लेटफॉर्म, रश एट द प्लेटफॉर्म व्हेन द ट्रेन विल अराइव। अब वो बोल रहा है जैसे ही प्लेटफॉर्म पे बहुत रश है, जैसे ही ट्रेन पहुंचेगी। अब देखिए, अब ये बोल रहा है, अब पहला इस पे डिपेंड कर रहा है ना, जब ट्रेन आएगी तभी वो प्लेटफॉर्म पे रश हो जाएगा। तो पहले क्या था, पहला सेंटेंस हमारा किस में होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट में, और दूसरा सेंटेंस हमारा किस में होगा, फ्यूचर में। तो दूसरा सेंटेंस क्या है, क्या होगा, पहले तो ट्रेन आएगी ना, फिर उसके बाद ही तो रश होगा ना, ठीक है। तो व्हेन द ट्रेन अराइव्स, है ना, तो देयर विल बी रश एट द प्लेटफॉर्म, समझ गए, गुड। अब देखिए, अभी बोल रहा है उपरोक्त वाक्य में इफ वाले भाग में विल या शैल का प्रयोग नहीं होगा, ठीक है। वो मैंने आपको बता दिया था, क्योंकि हमारा वो प्रेजेंट टेंस है, तो विल और शैल का प्रयोग नहीं होगा। नेक्स्ट पे हम लोग चल रहे हैं। अब देखिए नेक्स्ट पे क्या कह रहा है, ये नेक्स्ट कह रहा है नीचे दिए गए शब्द को देखें, इनके तुरंत बाद सब्जेक्ट प्लस विल शैल का प्रयोग नहीं होना चाहिए। अब विल और शैल का प्रयोग नहीं होगा, किस किस शब्द में विल और शैल का प्रयोग नहीं होगा, ये आपको नोट डाउन करना है। अब देखिए दिख रहा है ना आपको, क्योंकि हाईलाइटेड है, आई थिंक आपको दिख ही रहा होगा। पहला क्या है, इफ और एज सुन एज, प्रोवाइडेड, बिफोर, आफ्टर, अनटिल, अनलेस, इन केस, व्हेन और लेस्ट। ये इसके साथ क्या होगा, विल और शेल का प्रयोग नहीं होगा। अभी बोल रहा अनलेस और अनटिल के साथ नॉट का भी प्रयोग नहीं होगा। मैंने आपको ही पढ़ा चुकी हूँ, मैं दोबारा से रिपीट नहीं करूंगी। आपको पहले मैंने मेरी पहले वाली क्लासेस देखी होगी, अगर आपने सारे क्लासेस को देखते हुए आ रहे होंगे तो आपको पता चल जाएगा क्यों नहीं प्रयोग होगा। अब देखिए कंडीशनल सेंटेंस में व्हेन के बाद विल और शेल का प्रयोग नहीं होगा, वो मैंने आपको पहले भी बता दिया है। कंडीशनल सेंटेंस में विल और शेल का प्रयोग नहीं होगा। लेकिन अगर वाक्य पूर्णता वर्तमान या यूनिवर्सल ट्रूथ हो तो मेन क्लोज में प्रेजेंट इंडेफिनिट भी हो सकता है। तो आपको तो ये तो पता ही है ना, क्या पता है, यही कि अगर यूनिवर्सल ट्रूथ होगा तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही यूज होगा। ये इसकी ये रूल है, मतलब ये इसकी कंडीशन है। वो अगर ट्रूथ होगा तो वो हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही यूज होगा। जैसे हॉनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ट्रूथ है ना, यूनिवर्सल ट्रूथ है। अब देखिए क्या बोल रहा है, इफ इट्स रेन, बारिश होती है तो स्कूल रिमेन्स क्लोज। तो कह रहा अगर बारिश होती है तो स्कूल फिर से बंद हो जाएंगे। दूसरा में बोल रहा है इफ यू हीट वाटर इट टर्न इनटू स्टीम, इफ यू हीट द वाटर तो इट टर्न इनटू स्टीम। आपने देखा ही होगा जब हम पानी को उबालते हैं तो उसमें से पानी उबलता है तो किस में, स्टीम में चेंज हो जाता है ना, आपने देखा ही होगा। तो वही बोल रहा, तो यूनिवर्सल ट्रूथ है ना, यूनिवर्सल ट्रूथ है ना, अब इसको आप चेंज तो नहीं कर सकते ना। वही बोल रहा है अगर वाक्य संभावना का हो तो विल के स्थान पर मे और माइट, याद आ रहा है कुछ, संभावना की बात करेंगे, जहां पर अधिक संभावना होगा वहां मे लगाएंगे, जहां पर संभावना कम होगी वहां पर क्या लगाएंगे, माइट लगाएंगे। याद आ रहा है, मॉडल्स कराए थे, देख रहे हैं ना कैसे काम आ रहा है सारा। अब देखिए इफ इट रेन द स्टूडेंट मे नॉट कम फॉर द क्लास। अब बोल रहा है इसमें यहाँ पर संभावना ज्यादा है, क्या ज्यादा है, बोल रहा अगर रेन होती है तो स्टूडेंट्स मे नॉट कम फॉर क्लासेस, मतलब क्लास के लिए नहीं आएंगे, संभावना है। दूसरा बोला इफ द फ्रॉग डज नॉट क्लियर, फ्रॉग माने जो धुंध होती है, फॉग, सॉरी फ्रॉग के फ्रॉग माने तो वो रहता है मेंढक, फॉग, इफ द फॉग डज नॉट क्लियर द प्लेन में गेट लेट। तो ऑब्वियसली अगर बादल में से वो फ्रॉग हटेगा नहीं
और फॉग हटेगा नहीं तो एरोप्लेन तो नहीं फ्लाई कर पाएंगे ना, प्लेन तो लेट ही हो जाएगा वही। अब देखिए दूसरे वाक्य में क्या बोल रहा है, वाक्य का अनुमति देता हो, वाक्य अनुमति देता हो तो विल के स्थान पे मे का प्रयोग कर सकते हैं। अनुमति जैसे कहते नहीं है, मैं कम इन सर, हम अनुमति मांगते हैं ना, वैसे इफ यू फिनिश योर वर्क यू मे गो होम। अभी बोल रहा है अगर आप अपना काम फिनिश करते हैं तो यू मे गो योर होम, आप घर जा सकते हैं। जैसे कभी कभी क्या होता है, मम्मा कहती है ना इफ यू फिनिश योर वर्क यू कैन यू मे गो फॉर प्ले, बोलते हैं ना। कभी कभी मम्मा कंडीशन रखती है बच्चों के लिए कि हाँ, अगर फिर कभी कभी क्या होता है, कंडीशन रखी जाती है ना कि आप एग्जाम में अच्छे नंबर लाएंगे तो हम आपको ये क्या करेंगे, बाइसिकल दिला देंगे, बाइक्स दिला देंगे, यही सब। तो आप ऐसे सेंटेंस को फ्रेम कर सकते हैं। अब ये दूसरा, अगर वाक्य में सलाह उपदेश हो तो सलाह और उपदेश विल के स्टैंड पे शुड और मस्ट होगा। याद आ रहा है, मॉडल्स करवाए थे शुड और मस्ट कैसे। इफ यू वांट टू रिमेन हेल्दी यू शुड एक्सरसाइज डेली। अगर आपको हेल्दी रहना है तो उसके लिए आपको क्या करनी पड़ेगी, डेली एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, करनी चाहिए। क्या है ये, उपदेश और सलाह है। यू शुड डू दिस वर्क, समझे, यू शुड डू दिस वर्क, यू शुड डू वर्क हार्ड, ऐसे। अब बोल रहा है इफ यू डू नॉट नो ही यू मस्ट नॉट ओपन द डोर। अब ये बोल रहा है अगर आप उसको नहीं जानते हैं तो ये बोल रहा है यू मस्ट नॉट ओपन द डोर, तुमको डोर खोलने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये उपदेश हो गया है, समझ गए। चलिए अब ये बोल रहा है अगर वाक्य शिष्टाचार माने एटिकेट्स संबंधी निवेदन का हो तो कुड और मे इत्यादि का जरूरत के अनुसार प्रयोग करें। कुड का या मे का जब हम शिष्टाचार की बातें कर दे। इफ यू मीट हिम कुड यू टेल हिम टू कॉल मी अप। ठीक है, वो बोल रहा है कि अगर आप मेरे से मिलते हैं तो इफ यू मीट हिम कुड यू टेल हिम टू कॉल मी अप। अगर आप उससे बोलते हैं तो उसको बोलना वो मेरे से बात करे, समझ गए। तो क्या होगा, एटिकेट्स हो गया ना, उसने डायरेक्ट अप्रोच नहीं करी है। अब नेक्स्ट पे क्या बोल रहा है, नेक्स्ट सेंटेंस में ये बोल रहा है इफ यू कम टू दिल्ली वुड यू कम टू मीट मी। ये भी क्या बोल रहा है, शिष्टाचार मतलब उससे रिक्वेस्ट कर रहा है, निवेदन कर रहा है। अगर आप दिल्ली आते हैं तो वुड यू कम टू मीट मी, आप मेरे से मिलेंगे। तो मैंने इसको पढ़ा चुकी हूँ मॉडल्स में। अभी बोल रहा है इफ क्लॉज में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के साथ में प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का प्रयोग भी हम कर सकते हैं। कैसे, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में क्या लगेगा, जेरेंट लगेगा। जेरेंट का मतलब क्या होता है, आईएनजी इज एम आर, ठीक है, प्लस आईएनजी लगेगा वर्ब के साथ। इफ यू आर वेटिंग फॉर द बस, कह रहा अगर आप बस के लिए वेट कर रहे हैं यू शुड टेक अ टैक्सी। बस तो लेट आएगी तो बोल रहा है यू शुड टेक अ टैक्सी, आपको टैक्सी ले लेनी चाहिए। अब दूसरे सेंटेंस में क्या कर रहा है, इफ यू आर नॉट रीडिंग द न्यूज़पेपर यू शुड लेट अदर रीड। अगर आप न्यूज़पेपर नहीं पढ़ रहे हैं तो दूसरों को दे दीजिए, कम से कम दूसरे तो पढ़ ले, समझ रहे हैं। ऐसे ये सेंटेंस फ्रेम होंगे। चलिए हम नेक्स्ट पे चल रहे हैं। नेक्स्ट क्या कर रहा है, अब बोला इफ क्लोज में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का भी प्रयोग हो सकता है। कैसे हो सकता है, अब हम इसको देखते हैं। इफ यू हैव फिनिश्ड द वर्क, बोल रहे हैं अगर आपने काम फिनिश कर लिया है तो यू मे लीव। अभी बोल रहा है अगर आपका काम खत्म हो चुका है तो यू मे लीव बोल रहा है। अब पहले वाले सेंटेंस में क्या लगा था, कंडीशन लगा ना, कंडीशन लगा था। अब देखिए सेंटेंस कैसे फ्रेम हो रहा है, वन बाय वन फ्रेम हो रहा है ना सेंटेंस, देख पा रहे हैं ना। चलिए इफ दे हैव ब्रॉट टिकट्स, अगर आप टिकट्स खरीद चुके हैं दे विल श्योरली गो टू द वॉच द मूवी। अगर वो टिकट खरीद चुका है तो वो पक्का ही है कि वो मूवी देखने जाएगा ही जाएगा, समझे। तो ऐसे भी बन सकता है इफ के साथ। अब देखिए पास्ट कंडीशनल सेंटेंस, पास्ट की बात करेंगे। अब हम पास्ट में बताए ना कौन कौन से लगता है। अब देखिए इफ क्लॉज इन द पास्ट टेंस में इफ पास्ट इंडेफिनिट सब्जेक्ट वुड और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी पास्ट क्लॉज में। अब देखिए इफ आई हैड मनी आई वुड लेंड इट टू यू, कह रहा अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं आपको दे चुका होता, वो ये बोल रहा है पास्ट टेंस में। ऐसे वाक्य प्रेजेंट इमेजिनेशन व्यक्त करते हैं, यानी इफ क्लॉज में जिस कार्य का उल्लेख है वह अस्तित्व में नहीं है। ठीक है, अस्तित्व में नहीं है, समझ आ रहा है। कह रहा अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं आपको दे देता, मगर राइट नाउ उसके पास तो पैसा नहीं है ना, वही बोल रहा है। अब देखिए इफ आई हैड मनी, ये स्पष्ट करता है कि पैसे नहीं है।
जो मैं आपको बता चुकी हूँ, डिक्टेट कर चुकी हूँ। मोर एग्जाम्पल, इफ आई वर ए बर्ड, ये मैं पहले ही बता चुकी, वुड आई फ्लाई, ठीक है। इफ द वर रिच, तो हम मनी डोनेट करते हैं। तो क्या है, सारा इमेजिनेशन है, समझ गए। अब हम चल रहे हैं इफ क्लॉज में, पास्ट परफेक्ट टेंस में। अब पास्ट परफेक्ट टेंस में क्या आएगा, हैड, वुड और वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, समझ गए। और पहले बार में क्या आई थी, उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई थी। तो ये चीजें याद रखनी है। इफ आई हैड सीन यू, कह रहा अगर मैं आपको देखा होता तो मैं अपनी कार रोक लेता, मगर उसने देखा ही नहीं तो कार रुकी भी नहीं, ठीक है। सब ये क्या है, सब इमेजिनेशन पे बेस्ड है। अभी बोला ऐसे वाक्य में इफ क्लॉज में जिस कार्य का उल्लेख हो रहा है उस कार्य का ना तो होना दर्शाया जाता है, ना होना दर्शाया जाता है, जो मैंने बोला। यानी इफ आई हैड सीन यू से तात्पर्य है आई हैड नॉट सीन यू, यही निकल के आ रहा है ना कि मैंने आपको देखा ही नहीं है। अब बोला ऐसे वाक्य में इफ को हैड से भी रिप्लेस किया जा सकता है, तब स्ट्रक्चर ऐसा होगा, हैड सब्जेक्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट वुड और हैव प्लस थ्री। इतना करने की जरूरत नहीं है, जो सेंटेंस में बता रही हूँ बस एक बार सरसरी से पढ़ लेना है, इतना पढ़ लेना, 2-3 बार रीड कर लेना, 1-2 बार देख लेना, उसके बाद आपका सारी प्रॉब्लम शॉर्ट आउट हो जाएगी, क्योंकि ज्यादा आता नहीं। और जो भी सेंटेंस आते हैं ना, बहुत इजी सेंटेंस आते हैं। अगर आप अपने PYQ उठा के देखेंगे ना, उससे आपको पता चल जाएगा, क्योंकि मैंने तो आपके PYQs देखे हैं, एनालाइज भी किए हैं, समझ रहे हैं। चलिए अभी बोला हैड आई सीन यू आई वुड हैव टू स्टॉप माई कार, क्या मैं आपको देखता तो मैं अपनी कार बंद कर लेता। तो यहाँ पर हैड से हो गया, इमेजिनेशन की बात हो रही है, ये भी पहले आ चुका है। ऐसा करने पर वैसे वाक्य में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब वो जब इमेजिनेशन चीज है तो उसमें क्या परिवर्तन हो, उसमें तो कोई परिवर्तन नहीं होगा ना। अगर हम सपोज करें, हम सपोज करते हैं कि हाँ आप ही सपोज कर लिए कि आप अमिताभ बच्चन की तरह एक्टिंग कर रहे हैं, तो सपोज करना ना, ऐसा पॉसिबल तो नहीं है ना। तो वही बात बोल रहा है। अब देयर आर इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर, 3 इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, देखिए कौन कौन से। इफ प्रेजेंट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट, इफ सब्जेक्ट हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म, सब्जेक्ट वुड हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म, इफ सब्जेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म, इफ वुड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जो हम कर चुके। जनरल स्ट्रक्चर में क्या बोल रहा है, अदर टाइप ऑफ कंडीशनल सेंटेंस, काल्पनिक पद, काल्पनिक जो भी क्रियाएं होती, इफ सब्जेक्ट प्लस वर्ब, सब्जेक्ट वुड और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जैसे हमने करा नहीं था, वर्ब लगता है जब हम कोई भी इमेजिनेशन करते काल्पनिक होता, तो उसका हम पहले कर चुके हैं, जाएंगे प्रीवियस क्लासेस तो देखेंगे, आपको पता चल जाएगा। क्या, इफ आई वर ए बर्ड, में एक बर्ड होता तो आई वुड फ्लाई इन द स्काई, ठीक है। सब इमेजिनेशन है, जो भी इमेजिनेशन करेंगे ना, तो अगर वो सेंटेंस इफ से आ रहा है तो वहां पर वर्ब लगेगा ही लगेगा, इमेजिनेशन, ये कंडीशन होती है सेंटेंस की। अब ये बोल रहा है वर्तमान में काल्पनिक पोस्ट के लिए सब्जेक्ट के साथ वेयर का प्रयोग किया जाता है, मैंने आपको पहले भी बता दिया है, ठीक है। वास का प्रयोग नहीं होगा। हाँ एक चीज याद रखना, वास का प्रयोग नहीं होगा, हमेशा वर्ब का ही प्रयोग होगा, चाहे वो सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो, हमेशा वास का ही प्रयोग होगा। क्यों, वेयर का ही होगा, क्योंकि जब हम बोलेंगे तो हम आई से रिप्रेजेंट करेंगे ना अपने आई को। इफ आई एम सलमान खान आई विल प्ले दिस मूवी, ठीक है, मैं आई विल प्ले इन दिस मूवी, है ना। तो हम आई से ही रिप्रेजेंट करेंगे, तो वर ही लगेगा। अगर हम किसको भी बोलेगा तो सिंगुलर भी आएगा, तो सिंगुलर में भी हम वर का ही प्रयोग करेंगे, ये चीज याद रखना। देखिए क्या बोलना है, इफ, एज दो, इन केस, एज इफ, वुड, दैट और आई विश, ये हम ऑलरेडी क्या करें, कर चुके हैं, याद है ना। गुड। कह रहा है इसमें वॉज का वॉज नहीं लगेगा, याद रखना, वॉज नहीं यूज होगा। अब ये देख रहा है सेंटेंस में गलतियां पहचानना, गलती पहचानना है आपको। गलती क्या है, अभी बोला he scolded me as if he was my father, उसने मुझे ऐसा चिल्लाया जैसे मानो वो मेरा पिता बन रहा है, मतलब मेरा फादर है जैसे, उस हिसाब से उसने मुझे चिल्लाया ना। कभी कभी आप लड़ाई करते हैं तो बोलते नहीं कि हाँ देखो जैसे वो कर रहा है, जैसे मेरा फादर मुझे ऐसे चिल्ला रहा है, तो वही बोल रहा है। क्या यूज हो गया यहाँ पर, यहाँ पर वॉज आ गया, तो वॉज हमें यूज नहीं करना है, वॉज की जगह क्या आएगा, वर आएगा, समझ गए। यहाँ पर ये मिस्टेक्स है। नेक्स्ट सेंटेंस हम कर रहे हैं इफ क्लॉज में, अनलेस, so long, as soon as, when, provided, suppose, in case, है ना, but और for इत्यादि का प्रयोग भी कर सकते हैं, ऑब्वियसली कर ही सकते हैं क्योंकि सारा इमेजिनेशन पे ही बेस्ड है ना। अनलेस यू वर्क हार्ड यू विल नॉट पास, जब तक आप वर्क हार्ड नहीं करेंगे तो आप पास नहीं हो पाएंगे। अनलेस यू विल नॉट रीड इंग्लिश प्रॉपरली यू विल नॉट एबल टू सक्सेड इन इंग्लिश, आप ऐसे भी बना सकते हैं। अब बोला अनलेस के साथ नॉट का प्रयोग
नहीं होगा, क्योंकि ऑलरेडी नेगेटिव सेंटेंस है ना, जब तक नहीं, है ना। यू वर्क हार्ड से पहले हमारा तात्पर्य इफ यू डू नॉट वर्क हार्ड, हो गया ना। चलिए, अनलेस अफर्मेटिव प्लस इफ नेगेटिव बराबर। अब देखिए, आई शेल सपोर्ट हिम सो लॉन्ग एज आई अलाइव। अभी बोल रहा है मैं आपको तब तक सपोर्ट करूंगा जब तक मैं जीवित हूं, मैं तब तक आपको सपोर्ट करूंगा। एज सुन एज द ट्रेन कम देयर विल बी रश फॉर द सीट। जैसी ट्रेन आएगी तो सीट के लिए क्या हो जाएगा, रस हो जाएगी। आपने देखा होगा ना, अगर रेल में यात्रा की होगी तो आपको वहां का नजारा याद हो गया होगा, मतलब याद आ गया होगा। When he comes to Delhi, I will go to meet him। मैं उससे मिलने जाऊंगा, समझ रहे सारा। अनलेस के साथ नॉट का प्रयोग नहीं होगा क्योंकि ऑलरेडी नेगेटिव ही है। अनलेस यू वर्क हार्ड, अनलेस यू नॉट प्रैक्टिस। चलिए, तो ये हमारा आज का जो हमारा था कंडीशनल सेंटेंस हमने खत्म कर दिया है। आप एक काम करेंगे, अनलेस पे और अनटिल पे आप है ना ये 3-4 सेंटेंस बना के उसको टैग करेंगे, क्योंकि यहाँ पर ना जनरली स्टूडेंट्स मिस्टेक्स करते हैं, क्योंकि हमें खुद नहीं पता चलता है कि हाँ हम सही सेंटेंस कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। जब 1-2 बार आप सेंटेंस की फ्रेमिंग कर लेंगे तो उससे आपको पता चल जाएगा कि आप कहाँ पर मिस्टेक्स कर रहे हैं, समझ गए। तो आपको अनलेस को कम से कम 5 या 6 सेंटेंस बनाने हैं और मुझे पोस्ट करने हैं। मैं फिर चेक करूंगी किसने किसने वो काम करा। तो हमने ये आज क्या करा, कौन सा चैप्टर हमारा कंप्लीट हुआ, आज हमारा था कंडीशनल सेंटेंस। तो कंडीशनल सेंटेंस में मैंने आपको पूरा अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। अगर नहीं भी समझ आता है तो इसको एक क्लास को 1 से 2 बार देखिएगा, तब भी नहीं समझ आता है तो आप मुझे पिन कर देना, मैं आपको समझा दूंगी कहाँ पर आपको समझ में नहीं आ रहा है। तो आज के लिए बस इतना ही, कल फिर हम मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। और अभी मैं आज वर्ड मीनिंग नहीं दे रही हूँ, नेक्स्ट क्लास करेंगे तो उसमें मैं वर्ड मीनिंग दूंगी। और जितनी वर्ड मीनिंग मैंने दी है उसमें मुझे सेंटेंस भी चाहिए कि आपने सेंटेंस बनाए हैं या नहीं बनाए। सेंटेंस बनाना बहुत कंपलसरी है, उससे क्या होगा, उससे आपके जो आपने टेंस पढ़ा है ना, उससे टेंस से आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और उससे आपका सबसे पहले जो वर्ब दिया मैंने उससे आप सेंटेंस बनाएंगे, सेंटेंस से आप क्वेश्चन आंसर भी कर सकेंगे, क्वेश्चन आंसर के साथ साथ आप लेटर ऐसे भी कर पाएंगे, एप्लीकेशन भी कर पाएंगे। तो उसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, इसलिए मैं आपको वो वर्ब्स देती हूँ और उससे सेंटेंस बनाने के लिए आपको बोलती हूँ। चलिए, ये हमारा वेबसाइट का बारकोड है, ये ऐप का है, ये लिंक्डइन का है, ये इंस्टाग्राम का है, ये फेसबुक का है, ये यूट्यूब का है, ये व्हाट्सएप का है और टेलीग्राम का है। यहाँ से आप स्कैन करके हमसे जुड़ सकते हैं। ये बंधन एजुकेशन का लोगो है, आप जाएंगे प्ले स्टोर से बंधन एजुकेशन की ऐप डाउनलोड करेंगे, वहां पर जाके साइन इन करेंगे। साइन इन करने के बाद आप देख सकते हैं वहां पर कौन कौन से कोर्स अवेलेबल है, हमारे द्वारा कौन कौन से कोर्स रनिंग में। और दूसरी बात ये है कि वहां पर 100% फ्री ऑफ टेस्ट अवेलेबल है, फ्री ऑफ टेस्ट अवेलेबल है। आप जाके उसमें टेस्ट भी दे सकते हैं कि आप देख सकते हैं हमारा कंटेंट कैसा है, हम लोग कैसी क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं। और उसके बाद आप देख सकते हैं टेस्ट देने के बाद कि आप कहाँ पर लाइक कर रहे हैं, तो ये सब आपको पता चल जाएगा। अगर उसके बाद आपको और भी जानकारी चाहिए होगी, आपको कुछ